हेलो बच्चों। हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं। ऑलरेडी आपको पहले बता रखे थे कि हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे और जेनेटिक कोड के बाद हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है टीआरएनए। तो हम लोगों को टीआरएनए के बारे में जानना है कि टीआरएनए क्या है। ठीक है ना? क्योंकि टीआरएनए जब हम समझेंगे तभी जाके हम लोग आगे एक अच्छा सा बड़ा सा टॉपिक आता है ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? तो हालांकि किसी किसी बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रांसलेशन टॉपिक के ही अंडर में टीआरएनए टॉपिक आता है। पहली बात, ट्रांसलेशन टॉपिक के ही अंडर में टीआरएनए आता है। लेकिन हमने क्या करा कि टीआरएनए को अलग कर दिया। टीआरएनए अलग से आप समझ लो तो जाकर हम लोग ट्रांसलेशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखो, आरएनए के बारे में वैसे तो आप जानते ही हो कि एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ और भी सारे काम करता है। ठीक है ना? तो हम लोगों के बॉडी में ये जेनेटिक मटेरियल थोड़ा डिफरेंट तरह का है। मेन जेनेटिक मटेरियल है हम लोग के बॉडी में डीएनए, आरएनए नहीं। आरएनए का फंक्शन बहुत सारा है। बहुत सारा आरएनए भी है, जैसे कि टीआरएनए हो गया। अभी जेनेटिक कोड में आप पढ़े थे एमआरएनए हो गया, या एक और आरएनए जैसे आरआरएनए हो गया। तो अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग टीआरएनए के बारे में जान रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कि टीआरएनए का क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, काम क्या करता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक आ गया टीआरएनए। अब टीआरएनए से जब हम आगे चलेंगे तो देखो सबसे महत्व क्या है इस टीआरएनए का। ठीक है ना? तो टीआरएनए का सबसे पहला महत्व हम आपको बता देते हैं कि देखो बाबू, होता क्या है टीआरएनए में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि होता क्या है। ठीक है ना? तो होता ये है कि जैसे कि अगर हमारे पास ये एमआरएनए अवेलेबल है, हम इसको जान गए हैं, ये हमारे पास एमआरएनए है। ठीक है ना? तो इस एमआरएनए के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये नाइट्रोजन बेस हो गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया भाई? नाइट्रोजन बेस हो गया। और इस नाइट्रोजन बेस में कई तरह के कोड्स हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे है, हो गया आपको यू सी ए, है ना? यू सी ए नाम का नाइट्रोजन बेस है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो पिछले टॉपिक में आपको याद होगा, जैसे जेनेटिक कोड जब हम लोग पढ़े थे, तो जेनेटिक कोड का मतलब था कि एमआरएनए पर जो ये न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस है, इसका एमिनो एसिड के साथ संबंध बनाना था। इसका एमिनो एसिड के साथ संबंध बनाना था। यानी इस कोड के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड जुड़ना जरूरी था। ठीक है ना? तो हमारे पास यही बातें थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये हमारा टॉपिक था कि न्यूक्लियोटाइड जो एमआरएनए पर है उसके साथ एमिनो एसिड के संबंध को जोड़ना ही जेनेटिक कोड था। लेकिन कहने का अर्थ है कि इसके साथ जेनेटिक कोड को जोड़ेगा कौन, है ना? कौन से कोडॉन, जैसे कि यूसीए को हम लोग एक तरह से क्या कह सकते हैं? यूसीए क्या कहलाता है? एक प्रकार का ये कोडॉन हो गया विद्यार्थी। क्या हो गया? कोडॉन हो गया। अब ये कोडॉन जो है, अब ये कोडॉन जो है, इस कोडॉन के साथ कौन सा एमिनो एसिड लगेगा, ये एक जरूरी बात हो जाती है। तो इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम एक कंसर्निंग को जाने, और वो कंसर्निंग मॉलिक्यूल होता है हमारा टीआरएनए। और वही टीआरएनए अच्छे से समझाता है, वही टीआरएनए अच्छे से समझाता है कि भाई कौन सा एमिनो एसिड इसके साथ जुड़ने वाला है। तो भाई मेरे, यहां पर आप जान लो कि यहाँ एक स्ट्रक्चर आता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर आता है जिसको कि हम टीआरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? ये टीआरएनए के नाम से हम इसको जानते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है टीआरएनए का, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है टीआरएनए का। ठीक है ना? थोड़ा टी शेप में होता है, इसीलिए बताया जाता है कि ये टीआरएनए है। ठीक है ना? तो ये बीच में टीआरएनए लगा हुआ है, और इस टीआरएनए के साथ यहाँ क्या है कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ कोई एमिनो एसिड चाहिए। ये एमिनो एसिड है यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पर एमिनो एसिड है। तो ये बीच में
टीआरएनए ही है जो इस कोडॉन को इस एमिनो एसिड से कनेक्ट करने का काम करता है। तब जाके सही पूछो तो जेनेटिक कोड का निर्माण होता है। तो इसके पहले जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो जेनेटिक कोड है, ठीक है, लेकिन जेनेटिक कोड बनाने में टीआरएनए का ही महत्व है। जेनेटिक कोड का मतलब जानते हैं हम कि कोडॉन से एमिनो एसिड को कनेक्ट करना। कनेक्ट कौन करेगा? तो यही है वो स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इसी स्ट्रक्चर का नाम है टीआरएनए। तो हम सबसे पहले टीआरएनए का शेप और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तब जाके उसके हम लोग फंक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। तो टीआरएनए के शेप को अगर हम देखना चाहें तो टीआरएनए के शेप में अलग अलग बातें होती हैं। जैसे हमें यहाँ पर अच्छे से जान लेना चाहिए कि भाई जैसे अगर ये टीआरएनए है तो अलग अलग इसका शेप वैल्यू है। जैसे कि हम बता दें कि ये कोडॉन है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो आर्म होता है इसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन। ये एंटी कोडॉन लूप कहलाता है, एंटी कोडॉन लूप होता है, एंटी कोडॉन लूप। ये चार है, चार पार्ट है, तो चारों पार्ट को अलग अलग लूप के नाम से जानते हैं। इसको एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। माने ये कोडॉन है तो इसके एंटी में जो कोडॉन बनेगा वो एंटी कोडॉन लूप होगा। जैसे यहीं आप देख लो ना, यहाँ यू है तो यू के बदले क्या होता है? बताओ, यू के बदले क्या होता है? अगर यूरासिल दिया हुआ है तो यूरासिल के बदले क्या होगा? यूरासिल के बदले क्या होगा? एडेनिन होगा, ठीक है। और सी के बदले क्या होगा? सी के बदले ग्वानिन होगा। और फिर ए के बदले क्या होगा यहाँ पर? तो ए के बदले यहाँ पर क्या होगा? यू। यू, क्योंकि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, लेकिन आरएनए के केस में थाइमिन के जगह पर यूरासिल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो एडेनिन के अपोजिट में यूरासिल हो गया और यूरासिल के अपोजिट में एडेनिन हो गया, ठीक है। तो ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी संरचना को लेकर हम लोग पढ़ते चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग देखते चलते हैं। यहां से तो ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, ये तीनों कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन हो गया। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एमिनो एसिड, है ना। लिख देते हैं, इसको कहते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर, है ना। एक्सेप्टर, एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप कह देते हैं, ठीक है। और फिर इसको कह देते हैं डी लूप के नाम से इसको जाना जाता है। डी लूप के नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं, डी लूप, ये बात याद रखना, डी लूप। और एक दूसरे को कह देते हैं जैसे टी लूप, है ना। ये हो गया आपका टी लूप, ठीक है। और इन दोनों का अलग अलग काम होता है। जैसे टी लूप का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि यह राइबोसोम को बाइंड करता है। टी लूप क्या करता है? तो बाइंड द राइबोसोम। क्या करता है? बाइंड द राइबोसोम। राइबोसोम को बाइंड करता है, राइबोसोम को बाइंड करता है, ठीक है। और डी लूप क्या करता है यहाँ पर? तो ये एक एंजाइम को बाइंड करता है, बाइंड द एंजाइम, बाइंड द एंजाइम। ये एक एंजाइम को बाइंड करता है, ठीक है ना। और उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज। लिख देना होता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज। ये बात याद रखना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है ना। एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पर? तो सीधे लिख देते हैं एमिनो, एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, सिंथेटेज। तो एमिनो एसाइल सिंथेटेज जो है डी लूप से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ लिख भी देते हैं डी लूप के लिए। तो डी लूप के लिए यही यहाँ पर काम होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यही मूल बात हो जाता है। तो भाई टीआरएनए जो है, ये टीआरएनए जो है, तो टीआरएनए क्या करता है? तो कोडॉन के साथ पहले एंटी कोडॉन बनाएगा और उस एंटी कोडॉन के अनुसार एमिनो एसिड को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। क्या करता है? एमिनो एसिड को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर
यहाँ पर आप देख लो तो एंटी कोडॉन है AGU, तो AGU जो अभी पीछे चार्ट आप पढ़े थे जेनेटिक कोड में, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इस एंटी कोडॉन के साथ आपका कौन सा एमिनो एसिड है, तो उस एमिनो एसिड का नाम है सेराइन। ठीक है ना, सेराइन नाम है जिसको SER के रूप में हम लोग शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा यही एमिनो एसिड है सेराइन। ठीक है, फिर आगे कोई और अगर कोड होगा तो उस कोड के अकॉर्डिंग नया एंटी कोड बनेगा, नया टीआरएनए बनेगा, और वो टीआरएनए फिर अगले अगले एमिनो एसिड को जोड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा फिगर देखोगे तो यहाँ पर आपको पता क्या चलता है कि यहाँ बार बार यहाँ पर जुड़ाव होता है। ये ऐसे देखा जाए तो फिर यहाँ पर एक आपको एमिनो एसिड बनेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक बॉन्ड बन के फिर यहाँ एमिनो एसिड बनेगा, ऐसे ही फिर इधर भी एमिनो एसिड बनने का चांस होता है। ठीक है, यहाँ भी फिर आगे भी ये एमिनो एसिड का लगातार चेन हो जाता है। ठीक है ना, और हमें ये जानना भी चाहिए कि यहाँ पर दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो बहुत सारा जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, तो बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड के चलते इसका नाम हो जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो हम तो पढ़ते भी हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं इस बात को लेकर कि mRNA के न्यूक्लियोटाइड और पॉलीपेप्टाइड के एमिनो एसिड के साथ जो कंसर्निंग होती है, रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम लोग जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मूल बात ये यही है, टीआरएनए को लेकर मूल बात यही है। ठीक है ना, ये मूल बात होता है। दूसरी चीज थोड़ी सी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि आप यहाँ अगर संरचना देखोगे तो ये एज अ मतलब फिगर है उसी एमिनो ये टीआरएनए का जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए हैं। इसमें भी वही बात यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अच्छे से इसको देखकर समझ सकते हो। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है एंटीकोडॉन बताता है, एंटीकोडॉन। यहाँ वाला स्ट्रक्चर ये जो लूप बना रहा है तो डी लूप हो गया, ये वाला जो लूप बना रहा है ये टी लूप हो जाता है, इसको टी लूप, इसको डी लूप, यहाँ पर एंटीकोडॉन कहते हैं, है ना, एंटीकोडॉन बनता है। और ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर कहलाता है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म के नाम से इसको, ये वाला पॉइंट को हम लोग जानते हैं ताकि यहाँ पर एमिनो एसिड को हम लोग जोड़ सकें। ठीक है, तो ये बात कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म होता है, वेरिएबल फॉर्म इसको कहा जाता है, इसका कोई अलग से फंक्शन नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही इसको देखकर चलते हैं। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी सबका संरचना हम बता दिए हैं, जिसमें हम बता दिए हैं एंटीकोडॉन का काम, एमिनो एसिड एक्सेप्टर का काम, और हमने यह भी बता दिया कि टी लूप का काम क्या होता है, राइबोसोम को कनेक्ट करना। टी लूप का काम क्या है? राइबोसोम को कनेक्ट करता है, राइबोसोम हेल्प करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, पढ़िएगा। और डी लूप का काम होता है एंजाइम को कनेक्ट करना, और उस एंजाइम का नाम क्या है? एमिनो एसाइल सिंथेटेज कहते हैं। फिर से लिख देते हैं, है ना, एमिनो एसाइल सिंथेटेज कहते हैं, सिंथेटेज कहते हैं। तो एमिनो एसाइल सिंथेटेज डी से जुड़ता है, इस एंजाइम की जरूरत होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। एक बात कही जाती है कि जो टीआरएनए का शेप होता है, ठीक है ना, टीआरएनए का जो शेप होता है वह शेप एक खास तरह के पत्ते के डिजाइन का होता है, खास तरह के पत्ते के डिजाइन का होता है। उस पत्ते के फिगर को हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये इसको कहते हैं, ये थोड़ा सा अगर ढंग से देखो आप तो ये वाला फिगर आता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज कॉल्ड क्लोवर लिफ। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोवर, है ना, CLOVER, ये क्लोवर लिफ कहलाता है।
तो क्लोवर लीफ का शेप बताया जाता है ना। इसको अगर ऐसे कर दो तो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, तीसरा लूप ये है, चौथा लूप ये होता है ना। आप देखोगे ये पत्ते छोटे बच्चे भी इसको खाते हैं बचपन में खेलने कूदने के टर्म में, ठीक है। ये इजिली हम लोग के इन्वायरमेंट में मिलता है, थोड़ा खट्टा मीठा टाइप इसका टेस्ट लगता है। एक्चुअली हम भी खाए हुए हैं ये, ठीक है ना। तो ये होता है, अगर ढंग से अगर आप इसको थोड़ा सा देखना अगर चाहो तो जैसे कि, तो अगर हम लोग लेकर आए तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अगर स्ट्रक्चर है यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा, है ना। यहाँ ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप, ये है क्लोवर लीफ, ठीक है। ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, चाहे आप इसको लेकर आओ तो यहाँ पर हाथ के इमेज में ऑलरेडी है आपके पास, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। ये क्लोवर शेप में होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है ना। ये है हाथ में इमेज है, तो क्लोवर शेप में ये आपको अक्सर दिखाई देगा, जंगल झाड़ी वगैरह में ये आपको मिलता है। तो क्लोवर शेप इसको कहा जाता है। कैसा शेप आता है, तो क्लोवर शेप होता है, ठीक है ना। याद रखना क्लोवर लिप शेप होता है, क्लोवर, ठीक है। और इसको कई बार इन्वर्टेड एल शेप के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड एल शेप भी इसको कहते हैं, इन्वर्टेड एल शेप। इसकी बनावट यह भी कही जाती है, इन्वर्टेड एल शेप। तो ये आपका फिगर हो गया टीआरएनए का, ये गूगल से निकाला हुआ फिगर है, ठीक है ना। उसी को लेकर अदरवाइज हम आपको अपने हिसाब से भी बताए ही हैं कि कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का संरचना होता है। आपको एक और बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक, ठीक है ना। उन्होंने ही इसको रिप्रेजेंट करा था। साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रांसिस क्रिक, ये बात याद रखना। फ्रांसिस क्रिक नाम सुना होगा, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए का मॉडल दिया था, तो यहाँ पर यही है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक प्रोपोज्ड, ये नाम याद रखना, फ्रांसिस क्रिक proposed the structure proposed the structure of tRNA of tRNA and also called it adapter molecule। ये याद रखना, इसको उन्होंने एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा, ठीक है, एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा गया। एडेप्टर का मतलब होता है किसी दो के बीच में कनेक्शन जोड़ने वाला। जैसे आप मोबाइल का चार्जर लगाते हो ना भाई, तो एक तरफ मोबाइल है एक तरफ करंट है, उन दोनों के बीच में एक एडेप्टर लगा होता है जो प्लग में आप लगाते हो, आप उसको एडेप्टर भी कहते हो। तो एडेप्टर क्या करता है, करंट की सप्लाई देता है मोबाइल में, लेकिन एसी करंट को नहीं, करंट का फॉर्म बदल कर, ठीक है ना, तो उसको यू देता है। तो वो एडेप्टर मॉलिक्यूल है, तो उसी तरह यहाँ भी इसका काम होता है, ठीक है। शुरुआत में इस टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता था, है ना। टीआरएनए टीआरएनए also called soluble RNA, soluble RNA, ठीक है। चाहे आप लिख लो एस आर एन ए, ठीक है ना। लेकिन एस आर एन ए लिख सकते हो, लेकिन ये अर्ली टाइम लिख देते हैं, इन अर्ली टाइम, शुरू के टाइम में जब इसके फंक्शन का खोज अच्छे से नहीं हुआ था, बाद में इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहा गया। इसलिए आफ्टर ऑल लिख देते हैं, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल, एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसको बाद में एडेप्टर मॉलिक्यूल कहा गया, ठीक है। ये एक ज़रूरी बात हो गई। दूसरा कि इसका जो शेप होता है ऑलरेडी आपको हम बता दिए हैं, क्लोवर लिफ शेप होता है, लिख सकते हो आप, क्लोवर लिफ शेप होता है ना। अ, इसको एक और शेप कहते हैं, और वो शेप इन्वर्टेड
एल शेप होता है, इन्वर्टेड एल शेप। ये बात याद रखना, ठीक है। तो दो तीन ये जरूरी बातें हो गई, और साथ साथ एक आध और चीजें ध्यान आ रहा है, उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टी आर एन ए होता है, ये टी आर एन ए जो बनता है हर कोडॉन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। कि टी आर एन ए इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर कोडॉन, है ना। माने सभी कोडॉन के लिए अपना टीआरएनए बनता है, ऐसा नहीं है एक कोडॉन के लिए एक टीआरएनए, ये बात याद रखना। वन कोडॉन, वन कोडॉन फॉर वन टीआरएनए, तब जाके इसका काम हो पाएगा, ठीक है ना। वन कोडॉन फॉर टीआरएनए, ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखना, जो आप लोग पढ़े हुए हो स्टॉप कोडॉन के बारे में, स्टॉप कोडॉन के लिए, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है। स्टॉप कोडॉन हैज नो टीआरएनए, हैज नो टीआरएनए। स्टॉप कोडॉन के लिए टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन स्टार्ट कोडॉन के लिए होता है, क्योंकि वहां से उसकी शुरुआत करनी ही होती है। और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि स्टार्ट कोडॉन हम लोग किसको कहते हैं। ए यू जी हमारा स्टार्ट कोडॉन है, यू ए यू ए जी और यू जी ए को हम लोग स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों के बीच में एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन था, जो कि टीआरएनए से कंसर्निंग था। हम लोग को ये बात याद रखना है, जानना है, ठीक है ना। तो हम लोग अगली क्लासेस में बाकी की सारी बातों का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, टीआरएनए पर शॉर्ट वीडियो हो गया। तो जेनेटिक कोड था, टीआरएनए है। अब हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन, एकदम सीरीज वाइज टॉपिक है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्लास 12, ठीक है। थैंक यू।